जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और इस वीडियो में जो रिसेंटली पेपर कंडक्ट हुआ सिविल सर्विसेज 2023 प्रीलिम्स का, उसके हिस्ट्री के सवालों की एनालिसिस करेंगे। ना केवल मैं आपको आंसर बताऊंगा, बल्कि इसके साथ ही मैं प्रयास करूंगा कि अगर कोई स्टैंडर्ड सोर्सेज से ये सवाल है तो वो भी प्रस्तुत करूं। और पहले ही बता दूं, क्वेश्चन का लेवल काफ़ी टफ है और हिस्ट्री में भी टफ ही सवाल हैं ज़्यादातर। कुछ ही सवाल हैं जो आसान हैं, जैसे जैनिज़्म पर जो क्वेश्चन आया वो आसान है। इसके अलावा एक दो आसान सवाल है, बट ज़्यादातर जो सवाल है वो मीडियम टू टफ रेंज के हैं। बट स्टिल मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं या जो अप्लाइड नॉलेज है, क्या उसका इस्तेमाल करके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं या नहीं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं कि कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरे सारे ही आंसर बताए हुए ठीक होंगे, बिकॉज कई सारे सवाल इंटरप्रिटेशन पर भी मैटर करते हैं। बट स्टिल जो है वो एक सोर्स के साथ प्रस्तुत करने वाली बात है। और एक बात और यहाँ पे पहले ही आप ध्यान रखें, चूंकि कुछ लोगों का कहना है कि बिल्कुल ही ट्रेंड बदल दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन वाइज अगर हम देखें तो डेफिनेटली ट्रेंड चेंज हुआ है। बट क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा जाता था, जैसे संगम पर क्वेश्चन आए हैं पास्ट ईयर में भी, और विजयनगर एम्पायर, जैसा कि मैंने आपको कहा है हर साल लगभग सिविल सर्विस में क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी आए हैं। बट क्वेश्चन का लेवल काफ़ी टफ है डेफिनेटली, और उसे प्रिपेयर करना फिर काफ़ी मुश्किल होगा। तो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एंड में फिर बात करते हैं इस पर। देखिए पहला सवाल क्या है, और हाँ ये सेट डी के अकॉर्डिंग है, सीरियल वाइज हम चलेंगे। तो पहला सवाल देखिए क्या कहा जा रहा है, किस क्षेत्र में धन्य कटक नाम की जगह आपको देखने को मिलेगी, और जो कि एक प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर के रूप में फ्लरिश करती है महासंघिकाज के टाइम पे। तो बुद्धिस्ट सेंटर की बात की जा रही है, और ऑप्शन है हमारे पास आंध्राज, गंधार, कलिंग या मगध। तो आंसर में बढ़ने से पहले सोर्स की बात करते हैं। अभी हाल ही में याद होगा आपको, थीम्स हिस्ट्री वाली सीरीज़ के अंदर मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन, न्यू वाली जो एनसीईआरटी आती है, थीम्स एनसीईआरटी, उसके तहत। और मैंने आपको कहा था कि मैप आपको किसी भी हाल में इग्नोर नहीं करना है, ढेर सारे सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन था चंद्रकेतुगढ़ के ऊपर, आपको ध्यान भी होगा, और गणेश्वर था, चंद्रकेतुगढ़ था, इस तरीके के 3 स्थल थे। और इसी मैप में मैंने यह भी आपको कहा था कि बाकी के स्थल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप पैठान देख सकते हैं, पैठान या प्रतिष्ठान, जो कि सातवाहन की राजधानी थी। और इसी तरीके से यहाँ पे धन्य कटक भी है, और ये रीजन स्पष्ट तौर से आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश वाला ही क्षेत्र है ये धन्य कटक। और अगर देखिए, जब भी आप स्थल को अगर लोकेट करें तो उसमें अगर आप स्टेट या रीजन ध्यान में रखें तो काफ़ी सारा आपका काम हो जाता है। उदाहरण के तौर पे इसी सवाल में अगर आप देखें तो स्पष्ट तौर से आप कह सकते हैं गांधारा वाला रीजन तो हो ही नहीं सकता सदर्न पार्ट में, कलिंगा वाला रीजन बिल्कुल नहीं, ओडिशा में है हमें पता है, मगध वाला रीजन हो ही नहीं सकता, नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है। तो स्पष्ट तौर से आप आंध्राज टिक कर सकते हैं, और इसका सही आंसर भी आंध्राज है। और जो इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं, जैसे सातवाहन की जो राजधानी है पैठान, ये तो हर किसी को पता है, पैठान या प्रतिष्ठान, जो कि वेस्टर्न पार्ट में, बट एक और राजधानी थी और धन्य कटक के नाम से, जो कि आंध्राज यानी सातवाहन की राजधानी थी। तो सही आंसर ऑप्शन ए है, बट अगेन अ डिफिकल्ट वन। लेकिन अगर आपने ट्रेंड एनालिसिस करी है और जिस तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, इसी मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये देखिए, इसी मैप में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है महेशठान से ऊपर, बहुत पहले क्वेश्चन आया है, चंद्रकेतुगढ़ के ऊपर क्वेश्चन आया है। अब अगर कल को सीसूपालगढ़ या सोपारा, इन पे अगर क्वेश्चन आता है तो फिर कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी। इसी तरीके से अभी पुहार पे क्वेश्चन आया है इसी पेपर के अंदर, अभी हम लोग कवर करने वाले हैं उस क्वेश्चन को भी। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, आपको एंशिएंट इंडिया के संदर्भ में आंसर करना है। पहला सवाल ये है कि जो स्तूपा का कॉन्सेप्ट है ये बुद्धिस्ट है ओरिजिन में, यानी बुद्धिज्म के टाइम से ही स्तूपा का कॉन्सेप्ट उदय में आया। दूसरा ये कि जो स्तूप है ये जनरली रेलिक्स के रेपोजिटरी होते हैं, यानी जो रेलिक्स वगैरह होते हैं उनके रेपोजिटरी हैं। तीसरा ये कि जो स्तूप हैं ये वोटिव और कोमेमोरेटिव स्ट्रक्चर हैं बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अंदर। देखिए ये दोनों तो काफ़ी आसानी से आप समझ सकते हैं, बिकॉज स्तूप जब भी आप जहाँ पे भी पढ़ेंगे, इवन फाइन आर्ट्स में या फिर थीम्स एनसीईआरटी के अंदर भी, तो डेफिनेटली ये रेलिक्स है, गौतम बुद्ध से संबंधित है। और इसके अलावा वोटिव है, ऑब्वियसली कोमेमोरेटिव स्ट्रक्चर है, बिकॉज महापरिनिर्वाण को डेपिक्ट करता है। तो ये दोनों तो स्पष्ट रूप से सही है। बट यहाँ पे भी ये आपको बिल्कुल सही लग सकता है। इवन फर्स्ट टाइम जब मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मुझे भी लगा कि इसका आंसर फर्स्ट भी सही होना चाहिए। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे
अगेन थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का पेज 96 आप देखेंगे, जिसमें कहा गया है कि स्तूपाज क्यों बनाए गए थे। तो यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं। बाकी जगह भी है जहाँ पे सेक्रेड माना जाता है उन क्षेत्रों को भी। क्यों? बिकॉज जो बुद्धा के रेलिक्स हैं या जैसे जो बॉडीली रिमेन्स या जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि बुद्धा के द्वारा यूज़ किए गए, उन्हें बरी किया गया है और ये उनके ऊपर जो माउंट्स बनाए जाते हैं वो स्तूपाज कहलाते हैं। अब स्तूपा इरेक्ट करने का जो ट्रेडिशन है ये प्री बुद्धिस्ट है। तो स्पष्ट तौर से आप पढ़ सकते हैं कि बुद्धिज़्म से पहले भी स्तूपा इरेक्ट करने का ट्रेडिशन रहा था, लेकिन ये मेनली एसोसिएट होते हैं बुद्धिज़्म के साथ, बिकॉज बुद्धिज़्म के टाइम पे ढेर सारे स्तूपाज इरेक्ट किए गए। बट आप आउटराइटली नहीं कह सकते कि केवल बुद्धिज़्म के टाइम पे ही स्तूपा का ओरिजिनेशन देखने को मिलता है। इवन स्तूपा के अलावा और भी कई सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे पिलर्स और भी तरह के स्ट्रक्चर, वो भी प्री बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिज़्म से पहले ओरिजिनेट हुए हैं। इसके बाद यह भी आप देख सकते हैं, सिंस दे कंटेन रेलिक्स रिगार्डेड एज सेक्रेड द एंटायर स्तूपा केम टू बी वेनरेटेड एज द एम्बलम ऑफ बोथ द बुद्धा एंड बुद्धिज्म। यानी चूंकि जो रेलिक्स हैं उन्हें सेक्रेड माना जाता है, पवित्र माना जाता है, और इस तरीके से जो एंटायर स्तूपा है उन्हें वेनरेट किया जाता है। और अशोक वदान जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, नाम ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी पूछा गया है सीडीएस में, बुक का नाम डायरेक्टली भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। तो अशोक वदान के अकॉर्डिंग अशोक ने डिस्ट्रीब्यूट किया बुद्धा के रेलिक्स के पोर्शन को हर इंपॉर्टेंट टाउन में, और ऑर्डर किया कि जहाँ पे भी रेलिक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उन जगहों पे स्तूपा कंस्ट्रक्ट किए जाएं। और सेकेंड सेंचुरी BCE तक आते आते ढेर सारे जो स्तूपा हैं ये कंस्ट्रक्ट किए गए, जिनमें भारहूत, सांची, सारनाथ ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो एक लाइन है थीम्स NCERT की जो कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धा है, ये प्री बुद्धिस्ट के टाइम पे ही स्तूपा का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, तो ये इस स्टेटमेंट को गलत बनाता है। अब देखिए ऑप्शन, चूंकि मैंने आपको कहा कि किसी भी सवाल की टफनेस इस बात पे डिपेंड करती है कि इसका ऑप्शन कैसा है। यहाँ पे ऑप्शन है कितने स्टेटमेंट सही है, तो ऑब्वियसली पहला स्टेटमेंट अगर गलत है तो 2 ही स्टेटमेंट सही होते हैं, और ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर बनता है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मैं इजी कैटेगरी में रखता हूं बिकॉज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और NCERT में डायरेक्टली आप पढ़ सकते हैं। तो सदर्न इंडिया के संदर्भ में आपको बताना है कोरकाई, पोम्पुहार और मुचीरी ये क्या है। क्या ये कैपिटल सिटीज़ हैं? क्या ये कोई पोर्ट्स हैं? पोर्ट्स यानी बंदरगाह हैं, या ये सेंटर थे आयरन और स्टील मेकिंग के, या जैन तीर्थंकर के ये श्राइन्स हैं। सोर्स और आंसर पर डिस्कशन करने से पहले इस सवाल को देखिए। ये क्वेश्चन CDS का पूछा गया है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा इंपॉर्टेंट पांड्या पोर्ट था जो कि संगम पोएम्स और ग्रीक अकाउंट्स में पर्ल्स के लिए फेमस है। तो इसका सही आंसर कोरकाई था, और मैंने आपको बताया भी था कि बाकी सारे जो पोर्ट्स हैं यह भी कितने फेमस हैं। ओके, जैसे मुछीरी है, पुहार है, अरिकामेडु है, और इस पर हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन भी किया। सारे पोर्ट्स के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया विथ मैप। तो ऑब्वियसली फिर अगर ये नाम आपको ध्यान है कोरकाई, पुहार, मुचीरी, तो आप डेफिनेटली इसे पोर्ट से ही एसोसिएट करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये तक आपसे नहीं पूछा गया है कि ये पांड्या से एसोसिएटेड है या चोर से, ये चेरा से एसोसिएटेड है या चोला से एसोसिएटेड है, इतना भी नहीं पूछा गया, बल्कि पूछा गया है कि ये क्या है। इवन बेसिक NCERTs भी पढ़ेंगे तो आपको ये नाम देखने को मिल ही जाएंगे। सही आंसर इसका पोर्ट्स है। अच्छा, अगर आप फिर भी देखना चाहते तो ये देखिए थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री के अंदर ही आप पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे बताया गया पुहार के बारे में, जैसे उज्जैनी या फिर बाकी सारे जिनमें जो कोस्ट के समीप हैं, जो पोर्ट्स वगैरह के जैसे यूज किए जाते हैं, जहाँ से सी रूट जो है ये बिगेन होती है। अगला सवाल देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि जो वत्त किरुताल की जो प्रैक्टिस है संगम पोएम्स में जो कि मेंशन्ड है, ये क्या एक्सप्लेन करती है। किंग्स वुमेन बॉडीगार्ड को एम्प्लॉय करते हैं, ये प्रैक्टिस है, या फिर जो लर्नेड पर्सन असेंबल होते हैं रॉयल कोर्ट में ताकि रिलीजियस और फिलोसॉफिकल मुद्दों पर डिस्कशन किया जा सके। तीसरा ये कि यंग गर्ल्स जो कि एग्रीकल्चरल फील्ड्स और में ध्यान रखती हैं और बर्ड्स एनिमल्स इन्हें ड्राइव अवे करती हैं, यानी इन्हें खेतों से भगाती है। और चौथा ये कि जब किंग डिफीट हो जाते हैं युद्ध में, इसके बाद ये रिचुअल सुसाइड कमिट करते हैं अपने आप को स्टार्व करके। तो ये प्रोसेस है या ये प्रैक्टिस जो है ये वत्त किरुताल से संबंधित है। संगम लिटरेचर और संगम पोएम से पहले भी सवाल आए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, और मैंने आपको यह भी बताया था कि ये चीज़ें आपको किस बुक से कवर करनी है, उपिंदर मैम की बुक से कवर करनी है, और इसी के तहत आप पढ़ भी सकते हैं। देखिए संगम पोएम जो है इनमें वॉरियर एथिक का जिक्र मिलता है,
लास्ट ईयर भी सवाल था संगम पोएम से संबंधित। और इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि जो गोल है हीरो का ऑफ द पूरम पोएम वाज पुकाल यानी ग्लोरी फेम से संबंधित है, और जो हेरोइक डेथ है इसे बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और यह माना जाता है कि जो वॉरियर की स्पिरिट है जो कि बैटल में डाई कर जाते हैं वो पैराडाइज में जाते हैं। एक पोयम है पूरा नूरू, ये सजेस्ट करता है कि जो वॉरियर की बॉडीज़ हैं जो कि बैटल में नहीं डाई करती हैं वर कट विद सोर्ड्स बिफोर द फिनरी राइट्स टू स्टिमुलेट डेथ इन बैटल। तो इस तरीके से जो प्रैक्टिस है वट्ट किरुताल की वॉज वन इन विच अ डिफीटेड किंग कमिटेड रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ अकम्पनीड बाय दोज हु हैड बीन क्लोज टू हिम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। तो वट्ट किरुताल की जो प्रैक्टिस है जो कि डिफीटेड किंग सुसाइड प्रैक्टिस करते हैं और बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ, तो ये जो प्रैक्टिस है ये वट्ट किरुताल से संबंधित है। तो इस तरीके से सवाल का सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है आई नो, बट जो स्पेसिफिक चैप्टर्स मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर्स आपको कवर करने हैं, अगर आप उनमें कवर किया, अगर आपने अच्छे से कवर किया होगा और कीवर्ड्स के लिए स्पेसिफिक ध्यान दिया होगा तो फिर ये क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन अ वेरी डिफिकल्ट वन, और इस तरीके का सवाल पहले भी पूछा गया है, आपको ध्यान होगा आई थिंक 2021 में था, जब आपसे पूछा गया था कि गुप्ता डायनेस्टी के फॉल के बाद कौन कौन सी जो किंगडम्स है ये देखने को मिलते हैं नदर्न इंडिया में। तो उसी तरीके का यह भी सवाल है कि 8th सेंचुरी एडी के टाइम पे कौन कौन सी डायनेस्टीज जो है। अब देखिए 6 to 8 सेंचुरीज की डायनेस्टीज, जिनमें जो स्पेसिफिक 7th सेंचुरी वाला पीरियड है जिसमें हर्षवर्धन के विषय में हम पढ़ते हैं, उस टाइम पे बहुत सारी डायनेस्टीज हमें देखने को मिलती नहीं है। इवन हर्षवर्धन के बाद नॉर्दर्न इंडिया में माना जाता है लगभग 100-150 सालों तक कोई पावरफुल किंग नहीं था, एक वैक्यूम सा बन गया था। और ये इस वाले पीरियड पे यूपीएससी बहुत स्पेसिफिक ध्यान देती है, बिकॉज गुप्ता पीरियड के बाद अगर हम देखें तो कोई स्ट्रॉन्ग रूलर इवन डायरेक्टली नहीं देखने को मिलता कुछ टाइम तक। और इस तरीके से फिर भी जो भी किंगडम्स हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास होयसाला, गहडवल, काकातिया और यादव। ये पूछा जा रहा है कि 8th सेंचुरी में कौन कौन सी किंगडम थे। अब इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी नॉन है, यानी कोई भी जो किंगडम है ये 8th सेंचुरी के टाइम से संबंध नहीं रखता है। अब ये आंसर करना बहुत डिफिकल्ट है, कुछ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे यादवा देख करके आप 12th सेंचुरी के आसपास आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और काकातिया वगैरह, वारंगल के काकातिया, ये सब तो ठीक है डायरेक्टली है मेंशन, बट गहडवल और इन्हें देखकर फिर कन्फ्यूजन आ जाती है। और खास करके जब ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन में जब आंसर नॉन होता है तब फिर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है आंसर करना। पहले जब ऑप्शंस रहते थे 1 2 इस तरीके से पेयरिंग बना करके दी जाती, तब तो फिर अंदाज़ा लगा भी सकते थे कि अगर 2-3 एलिमिनेट हो रहे हैं तब। बट ऐसे सवालों में अगर एक पर भी आपको डाउट है तो फिर आंसर करने से गलती हो सकती है। जैसे ये जो सवाल था सिविल सर्विसेज 2021 का, आपसे पूछा गया था कि गुप्ताज की डिक्लाइन के बाद और हर्षवर्धन के राइज तक 7th सेंचुरी, अर्ली 7th सेंचुरी में नॉर्दर्न इंडिया में कौन कौन से किंगडम थे। तो ये तो ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है कि देवगिरी के यादवाज तो 12th सेंचुरी के आसपास थे, बिकॉज इसे आप एसोसिएट करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के साथ, बिकॉज अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पे अटैक करते हैं। ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा अगर आपने मेडिवल हिस्ट्री कवर की है तो, बिकॉज जहाँ पर भी अलाउद्दीन खिलजी का जिक्र है इस बात का, उनके जो साउथ इंडिया के जो कैंपेन्स हैं उनका ज़रूर जिक्र है। तो इस तरीके से ये तो हटाया जा सकता था। और सेकेंड भी, बिकॉज ऑप्शन ऐसे थे कि आप आसानी से एलिमिनेट कर लेते, बट चूंकि अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप कुछ भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। ये दोनों तो ठीक है हटा लेंगे आसानी से, बट फिर इस पर भी डाउट आ जाता है। तो इस तरीके से ये सवाल काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं ऑप्शंस के कारण। सही आंसर इसका ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एंशिएंट हिस्ट्री के जो बुक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो एक्सपेक्टेड सीरीज़ थी तो इनमें से कुछ नाम तो हमने डिस्कस किए हैं, जैसे देवी चंद्रगुप्त, इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है सिविल सर्विसेज के अंदर ही, और ये आसान है। इवन इसके साथ एक और जो बुक है काफ़ी फेमस, नाम है मुद्रा राक्षस। ये दोनों जो किताबें हैं ये विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई हैं, और मुद्रा राक्षस की स्टोरी पर भी क्वेश्चन पूछा गया है सिविल सर्विसेज में। तो डेफिनेटली ये स्टोरी है कि किस तरीके से चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है ये गद्दी पर एक्सीड करते हैं, राइट, और उसी के साथ देवी चंद्रगुप्त की स्टोरी है। तो ये बिल्हण कहा गया, देखिए ये गलत है। और जो हमारी फर्स्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज की वीडियो थी, आई थिंक सीडीएस के लिए थी, उस टाइम पे मैंने आपको कल्हण और बिल्हण दोनों के विषय में बताया था कि किस तरीके से एक 12th सेंचुरी के हैं और एक 11th सेंचुरी के हैं। कल्हण की बुक तो हम सब ने पढ़ी है, राज तरंगिनी नाम है, बट बिल्हण की भी बुक मैंने आपको बताई है। बिल्हण की जो बुक है नाम क्या है, नाम है
विक्रम देव चरित, नाम ध्यान रखिएगा, आगे भी पूछा जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो बिल्हण की जो बुक है नाम क्या है, विक्रम देव चरितम, ना कि देवी चंद्रगुप्तम। हाँ आई नो ये याद रखना बहुत मुश्किल है, और ऑप्शन तो इतने मुश्किल हैं, फिर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ये भी है, आंसर करना आसान नहीं है। हम्मीर महाकाव्य, हाँ ये सही है, नए चंद्रसूरी, ओल्ड एनसीईआरटीज और इवन उपिंदर एम वाली बुक में भी देखने को मिल जाएगा। मिलिंद पन्हो कई बार सिविल सर्विस में पूछा गया है, केबीसी में भी पूछा गया है। मिलिंद पन्हो नागार्जुन नहीं नागसेन, और मैंने जब भी एनसीईआरटी की वीडियोस बनाई हैं यही आपको बताया है कि नागार्जुन और नागसेन में बहुत फर्क है। नागार्जुन जो है ये शून्यवाद फिलोसफी के फाउंडर है, और एक तरीके से बुद्धिस्ट मोंक के रूप में आप एसोसिएट कर सकते हैं। बट जो नागसेन, हाँ ऑब्वियसली ये भी बुद्धिस्ट मोंक है, बट दोनों का टाइम पीरियड काफ़ी अलग है। और ये आपने पढ़ा होगा कि मिनेंडर, यानी जिन्हें मिलिंद कहते हैं इंडिया में, और इसके साथ ही जो नागसेन है, इन दोनों के बीच जो बुद्धिस्ट डिस्कशन हुआ है, और एट द एंड जो मिनेंडर है ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो पूरी स्टोरी है ये है मिलिंद पन्हो, और ये नागार्जुन की नहीं है। तो इस तरीके से ये दो गलत बनते हैं। नित्य वैकमृता, ये जो है सोमदेवसुरी, यह भी सही है, और ये नाम भी थोड़ा डिफिकल्ट है, रेगुलर बुक्स में आपको डायरेक्टली नहीं देखने को मिलेगा। सही आंसर क्या है यहाँ पे, दो पेयर सही हैं, दो गलत हैं, तो हमसे करेक्टली मैच पूछा गया, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अब ये सवाल देखिए, विद इन सेकेंड्स आप आंसर कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चन आसान भी हैं, कुछ क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं। बट जो सारा दिक्कतें जो लोगों को आई हैं वो ऑप्शंस के कारण आई हैं। क्वेश्चन का लेवल तो ठीक है, टफ तो है ही, बट ऑप्शंस के कारण वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बन जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस। तो इसका देखिए क्या है, सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ, यानी ना केवल जानवर और पौधों में, बल्कि जो रॉक्स हैं या जो बहते पानी हैं, इसके अलावा जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, इन चीज़ों में भी जो सोल है ये देखने को मिलती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, जैनिज्म। और ये आपने पढ़ा भी होगा, इवन सिविल सर्विस में क्वेश्चन भी आया है जैनिज्म से एसोसिएट करके, कि किस तरीके से एग्रीकल्चर को भी सिंफुल प्रैक्टिस माना जाता है। तो ये तो हर सोर्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला सवाल देखिए, अगेन अ डिफिकल्ट वन टू आंसर। पूछा जा रहा है कि कौन से जो रूलर है विजयनगर एम्पायर से, तो विजयनगर एम्पायर पे किसी ना किसी रूप में क्वेश्चन आता ही है, जिन्होंने एक लार्ज डैम को कंस्ट्रक्ट किया तुंगभद्रा नदी पर, और केनाल कम एक्वेडक्ट सेवरल किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम द रिवर टू द कैपिटल सिटी, यानी कुल मिलाकर के एक बड़ा सा डैम बनाया है जो कि कैपिटल सिटी तक भी सेवरल किलोमीटर लॉन्ग था। तो ऑप्शन है हमारे पास देवराय फर्स्ट, मल्लिकार्जुन, वीर विजय या वीरूपाक्ष। अगेन चलते हैं हम थीम्स एनसीईआरटी की ओर। चैप्टर का नाम है एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर। अब देखिए यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज के बारे में स्पेसिफिकली डिस्कशन किया गया है कि जो विजयनगर किंगडम है, इनकी स्ट्राइकिंग फीचर जो है ये नेचुरल बेसिन था, जो कि रिवर तुंगभद्रा के द्वारा फॉर्म किया जाता है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लो करता है। जो सराउंडिंग लैंडस्केप है, इनमें स्टनिंग ग्रेनाइट के हिल्स देखने को मिलते हैं। कई सारे जो स्ट्रीम्स है ये फ्लो डाउन करते हैं रिवर में। इसी तरीके से जो एम्बैंकमेंट्स हैं यह भी बनाए गए हैं इन स्ट्रीम में, रिजर्वॉयर्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। अब चूंकि ये मोस्ट एरिड जोन था पेनिनसुला का, इस कारण एलाबोरेट अरेंजमेंट्स भी किए गए ताकि रेन वाटर को स्टोर किया जा सके और सिटी में फिर इसका इस्तेमाल किया जा सके। और इसके बाद टैंक वगैरह भी बनाए गए, जैसे एक टैंक का जो नाम है यह ध्यान रखिएगा, कमलापुरम टैंक। इसके बाद जो वाटर है, वाटर फ्रॉम दिस टैंक नॉट ओनली इरीगेटेड फील्ड्स, बल्कि इसे एक चैनल के थ्रू रॉयल सेंटर तक भी ले जाया गया। और एक जो प्रोमिनेंट वाटर वर्क देखने को मिलता है ये हिरिया कैनाल के ड्यून्स में देखने को मिलता है। यह जो कैनाल है ये डैम से पानी लेकर के आता था, जो डैम तुंगभद्रा नदी पर था, और कल्टीवेटेड वैली को इरिगेट करता है, जो कि सेपरेटेड है किसके साथ, सेक्रेड सेंटर फ्रॉम द अर्बन कोर। और ये जो है ये संगमा डायनेस्टी के किंग्स के द्वारा बनाया गया, लेकिन डायरेक्टली किंग का नाम नहीं मेंशन्ड है। तो डायरेक्टली किंग का नाम मेंशन है नहीं, बट संगमा डायनेस्टी के अगर आप इंपॉर्टेंट किंग के बारे में जाएंगे तो डेफिनेटली फिर देवराय फर्स्ट का नाम आएगा। बिकॉज बाकी के रूलर्स अगर आप देखें तो देवराय फर्स्ट जो है ये सबसे ज़्यादा माइटीएस्ट रूलर थे, बट इससे हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। सो देवराय फर्स्ट की अगर बात करें तो विजयनगर एम्पायर के ये किंग है और संगमा डायनेस्टी से संबंधित है। हरिहर सेकंड की डेथ के बाद इनके सन्स के बीच में डिस्प्यूट होता है, जिसके बाद देवराय फर्स्ट जो है ये इमर्ज होते हैं फाइनली। और इसके बाद अगर देखें तो ये बहुत ज़्यादा कैपेबल रूलर थे और मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स, इरिगेशन वर्क्स इनके टाइम पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मॉडर्नाइज कर देते हैं ये विजयनगर एम्पायर को, केवलरी वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव की जाती है।
अब देखिए ट्रेवलर्स वाला सेक्शन अगर आपने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है तो निकोलो कोंटी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो जो इटालियन ट्रेवलर है निकोलो कोंटी, ये देवराय फर्स्ट के किंगडम के संबंध में क्या लिखते हैं कि जो सिटी है इनमें 90,000 मैन फिट टू बियर आर्म्स, देयर किंग इज़ मोर पावरफुल देन ऑल द किंग्स ऑफ इंडिया। कोंटी यह भी कहते हैं कि जो रॉयल सिटी है ये सरकमफेरेंस भी बताया गया है। और देवराय जो फर्स्ट है ये कन्नड़ा लिटरेचर के पेट्रोन है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम्स के अंदर, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हरिहर सेकंड के दरबार में भी कौन, तो एक नोटेड जैन पोएट है, नाम था इनका मधुरा। ये नाम पूछा गया है एग्जाम्स में, आई थिंक CAPF में है या इसी तरीके से किसी पेपर के अंदर है, तो ध्यान रखिएगा। मधुरा एक जैन पोएट है जो कि हरिहर सेकंड और इनके टाइम, दोनों के टाइम पे ही थे। अब इसी के अंदर अगर आप देखें तो 1410 में ये बैराज कंस्ट्रक्ट करते हैं तुंगभद्रा नदी पर, जो कि 24 किलोमीटर लॉन्ग है, एक्वेडक्ट फ्रॉम तुंगभद्रा रिवर टू द कैपिटल। तो ये वर्ड इस क्वेश्चन में भी यूज किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए देवराय फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडिवल गुजरात सरेंडर्ड ड्यू टू पोर्टुगीज, यानी मिडिवल गुजरात के किस राजा ने द्यू को सरेंडर कर दिया, किन्हें, पोर्टुगीज को। ऑप्शन है अहमद शाह, मोहम्मद बेघरा, बहादुर शाह और मोहम्मद शाह। सो स्पेक्ट्रम जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। इसी के तहत आप नीनो डा कुन्हा वाले सेक्शन में अगर जाएंगे तो नीनो डा कुन्हा के बारे में बताया जा रहा है कि ये पोर्टुगीज़ के गवर्नर के रूप में ऑफिस अज्यूम करते हैं 1529 में, और 1 साल के बाद जो है ये अपना कैपिटल शिफ्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पोर्टुगीज़ रूलर ने कोचीन से गोवा कैपिटल को शिफ्ट किया था, तो ये नीनो डा कुन्हा के टाइम पे हुआ। इसके बाद देखिए क्या बताया जा रहा है कि जो गुजरात के बहादुर शाह थे, जब इनकी मुगल एम्पायर हुमायूं के साथ कॉन्फ्लिक्ट होती है तो ये पोर्टुगीज से हेल्प लेते हैं, और इसके बदले में ये 1534 में बसीन को सीड कर देते हैं, यानी पोर्टुगीज को दे देते हैं विथ इट्स डिपेंडेंसीज एंड रेवेन्यू, यानी रेवेन्यूज और डिपेंडेंसीज के बदले में। इसी के साथ ये प्रॉमिस करते हैं कि उन्हें एक बेस भी बनाने देंगे द्यू में। लेकिन होता क्या है कि बहादुर शाह का जो रिलेशन है पोर्टुगीज के साथ ये खराब हो जाता है जब हुमायूं विड्रू कर जाते हैं गुजरात से 1536 में। तो इसके बाद क्या होता है कि जो बहादुर शाह है ये वॉल ऑफ पार्टीशन को रेज करना चाहते हैं, लेकिन पोर्टुगीज डेफिनेटली इसका विरोध करते हैं, और फिर उन्हें इनवाइट किया जाता है पोर्टुगीज सीप में, और फाइनली किल्ड इन 1537। और इस तरीके से डे कुन्हा का जो अटेम्प्ट होता है कि पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस को बढ़ाया जाए बंगाल में, क्योंकि कई सारे जो पोर्टुगीज नेशनल्स देयर बाय सेटलिंग मैनी पोर्टुगीज नेशनल्स देयर विथ हुगली एज देयर हेडक्वार्टर। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी बहादुर शाह है। अगेन अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट बहुत बार अगर आप रिवाइज करेंगे बुक्स को तभी फिर ऐसे सवालों का आंसर आप कर सकते हैं। ये सवाल तो देखते ही आपने मार्क कर दिया होगा, बिकॉज हमारा जो फर्स्ट वीडियो था चैनल का वो इसी से संबंधित था, जो फर्स्ट PYQ सीरीज के अंदर था, और ये बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट ऑफ 1833, और बेंटिक को फर्स्ट इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो ये इस पर कुछ खास डिस्कशन को है नहीं, बट ये टॉपिक मैंने आपको कहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना केवल चार्टर एक्ट बल्कि पिट्स इंडिया एक्ट है या जो रेगुलेटिंग एक्ट्स हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उनसे भी पास्ट ईयर में डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हैं। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया गया, बट कई बार डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, और उन सभी को कंपाइल्ड वे में मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया। आई थिंक 30-40 सवाल होंगे मिनिमम, और उस वीडियो को आप हिस्ट्री प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अगला इतिहास का सवाल देखिए, इंडियन हिस्ट्री के संदर्भ में आपको बताना है अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्ट्स, रॉबर्ट सीवेल, जेम्स बर्गस और वाल्टर एलियोट ये किन चीज़ों से संबंधित है? क्या ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के साथ थे, या इंग्लिश प्रेस को शुरू करने की, इस्टेब्लिशमेंट करने की बात आई तो इनसे ये एसोसिएटेड थे, चर्च वगैरह प्रिंसली स्टेट्स में इस्टेब्लिशमेंट करने के साथ थे, या फिर कॉलोनियल इंडिया में रेलवे के कंस्ट्रक्शन से संबंधित है? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप गेसवर्क ले सकते हैं, बिकॉज हिस्ट्री की बात है और आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेटर्स का नाम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरीके से सही आंसर ऑप्शन ए है, बट अगेन ये काफ़ी डिफिकल्ट है बिकॉज एग्जाम प्रेशर के अंदर ये चीज़ें सोच पाना, बिकॉज अगर आपने डायरेक्टली नहीं पढ़ा है तो फिर ये एक तरीके का गेसवर्क ही है, और गेसवर्क में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। कई सारी बल्कि बुक्स के अंदर इसका सोर्स तो है, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा है कि मैं उन्हीं सवालों के सोर्स आपको बताऊंगा जो स्टैंडर्ड सोर्सेज या NCERTs में हैं, बिकॉज उतने सारे बुक्स पढ़ने का कोई फ़ायदा होता नहीं। एट द एंड का कुछ सवाल हैं जो आपको छोड़ने ही पड़ते हैं एग्जाम में, बिकॉज जो NCERTs या इनसे जो बाहर है उन चीज़ों के लिए 1-2 सवालों के लिए आप स्पेसिफिक कोई बुक फॉलो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो बेनिफिशियल नहीं होगा। ये देखिए, हाँ ये डुएबल क्वेश्चन था बिकॉज ये प्रीवियस ईयर से भी संबंधित है और NCERTs वगैरह में देखने को मिलेगा। साइट है और वेल नोन फॉर
हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर सभी तरह के सवाल हमने शामिल किए हैं। ये सवाल तो आर्ट एंड कल्चर का ही है, बट काफ़ी रिलेट करके पूछा गया है। तो देखिए पहला क्या कहा जा रहा है कि जो बेस नगर की जो साइट है ये सेवाइट केव ट्रेडिशन है, यानी जो केव श्राइन है सेवाइट से संबंधित। दूसरा जो भाज है ये बुद्धिस्ट केव श्राइन है। तीसरा सित्तानवसाल जैन केव श्राइन है। और बताना है आपको कितने पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच हैं। तो ये माखन लाल की एनसीईआरटी जो आती थी ओल्ड वाली, उनमें भी आप देख सकते हैं कि किंग एंटियाल सिडास के बारे में बताया जा रहा है, जो कि कॉल्ड हिमसेल्फ भागवत एंड इरेक्टेड गरुड़ ध्वज। किनके ओनर में? तो वसुदेव के ओनर में। कहाँ पे? तो बेसनगर में। और इसके बाद भागवतिज्म से भी अपेरेंट होता है बुद्धिज्म वाज पॉपुलर इनफ टू अट्रैक्ट द फॉरेनर्स। और ये जो फिलोसॉफी है भागवतिज्म की, इसे डिस्क्राइब किया गया भागवत गीता के रूप में। और इस तरीके से ये बात है, ठीक है। इसके अलावा और भी सोर्सेज देखते हैं। तो ये ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं आर.एस. शर्मा वाली, जो बहुत लोग रेफ़र करते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि वैष्णविज्म से संबंधित बताया गया किस तरीके से ग्रीक एम्बेसडर हैं हेलियोडोरस, ये पिलर स्थापित करते हैं विदिशा में वासुदेव के सम्मान में, ऑनर में। और यह भी ऑब्वियसली गरुड़ा पिलर इंस्क्रिप्शन से संबंधित है। अच्छा हाँ, इसी के अगले लाइन में मिनेंडर नागसेन का जिक्र है। देखिए इन चीज़ों को कवर करने का अच्छा तरीका तो यही है कि आप फाइन आर्ट्स वाली बुक को कवर करें, बिकॉज वो काफ़ी पतली है, 150-200 पेजेस की ही है। और इसके अलावा कई सारे सवाल, बिकॉज कॉस्ट बेनिफिट रेशियो काफ़ी अच्छा है। तो पोस्ट मोरियन ट्रेंड के अंदर ही आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इवन इमेजेस भी हैं। ये देखिए कन्हेरी जो चैत्या केव है, यह भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। इवन कार्ला केव्स, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही नासिक केव है फिगर 3 में। और इसके बाद चैत्या केव नंबर 12 जो कि भाज केव्स हैं। और यहाँ पे बताया भी गया होगा डेफिनेटली भाज केव से संबंधित। तो भाज हमने देखा, हाँ ये बुद्धिस्ट केव श्राइन है, बट बेस नगर जो है सेवाइट केव श्राइन नहीं है, बल्कि जो बेस नगर है ये हमने देखा ये वैष्णविज्म से एसोसिएटेड है। और सीतन-वसाल, हाँ ये जैन केव श्राइन है। तो इसमें 2 ही पेयर सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। अब देखिए सोर्सेज तो ठीक है, बट इतना याद रख पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इट इज़ ओवरऑल अ टफ पेपर। और ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपको लगेगा कि ये सोर्सेज हैं तो हम इसे कवर कर सकते थे, बट यकीन मानिए बहुत लोग यहाँ पे कवर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये चीज़ें याद रख पाना और एग्जाम में फिर अप्लाई कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऑप्शंस के कारण ये चीज़ें और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो कट ऑफ पे डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट दिखेगा। और इस पेपर से जैसे स्टार्टिंग वाला जो सवाल है, जो मैप वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, तो उसे देख करके आपको आइडिया लग ही गया होगा कि एनसीईआरटीज़ पे स्टिक रहना है। इवन जो क्वेश्चन था स्तूपा वाला, राइट, यह भी क्वेश्चन देखने में आसान लगता है बट है बहुत डिफिकल्ट। तो अगर आपने बार बार एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं, थीम्स एनसीईआरटी, तब तो फिर आप आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आंसर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेसिक्स को बिल्कुल पकड़ के रखिए, बार बार रिवाइज करिए। इवन एक सवाल जो हमने स्पेक्ट्रम वाला कवर किया, अगर आपने वो भी रिवाइज नहीं किया होगा अच्छे से बहुत बार, तो ही आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना। और इस वीडियो का जो पर्पस है ये नॉलेज से संबंधित है, यानी नॉलेज बेस को ब्रॉड करेंगे हम इस तरीके से डिस्कशन करके, और थोड़ा आपको आइडिया भी लग पाए कि किस तरीके से जो बुक्स हैं, अभी भी ऐसा नहीं है कि सारे ही सवाल जो हैं वो कुछ पूरे ही सवाल अतरंगी हैं। कुछ सवाल हैं जो एनसीईआरटी वगैरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो अगर आपको इस वीडियो सीरीज़ से हेल्प मिलेगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नेक्स्ट आप किस सब्जेक्ट की एनालिसिस चाहते हैं। जल्द ही मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।